25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। 1975 में आपातकाल लगा था और 1975 से अब तक 50 साल हो चुके हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की और उस दौर में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों की श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हुए कहा कि 1975 की कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाया और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए। आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को बिना वजह जेल में डाला गया और प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम हर उस व्यक्ति को सलाम करते हैं जो उस दौर में मजबूती से खड़ा रहा। ये सभी लोग अलग अलग विचारधाराओं और क्षेत्रों से थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। इस संघर्ष के कारण कांग्रेस सरकार को चुनाव कराने पड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वह अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि वे संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में संविधान की आत्मा को कुचला, संसद की आवाज दबाई, न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश की और 42वां संशोधन इसका उदाहरण है। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक संकट का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया था। यह भारत का पहला शांतिकालीन आपातकाल था। पहले दो युद्धकालीन थे, जो कि 1962 चीन युद्ध में हुए थे और दूसरा 1971 पाकिस्तान युद्ध में था। पीएम मोदी ने इस दिन को भारत के लोकतंत्र के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक बताया और कहा कि देश इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। दिल्ली के रिठाला स्थित राणा कॉम्प्लेक्स में मंगलवार रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 लोगों के जले हुए शव मिले हैं, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। आग की सूचना मंगलवार शाम 7:29 पर पुलिस को मिली। फैक्ट्री में प्लास्टिक और रेडीमेड बैग बनाए जा रहे थे। बिल्डिंग 4 मंजिला थी और नीचे 2 मंजिलों पर फैक्ट्री, ऊपर गोदाम था। फैक्ट्री मालिक सुरेश बंसल के बेटे नितिन बंसल, मजदूर राकेश को 80% जलने से चोटें आईं, जबकि एक अन्य मजदूर वीरेंद्र को हल्की चोटें आईं। घायलों को पहले बीएसए अस्पताल और फिर आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार तड़के करीब 1:15 पर पहली मंजिल के 3 जले हुए शव निकाले गए। अभी भी ऊपरी मंजिलों पर आग को बुझाने की कोशिश जारी है और भारी धुएं के कारण पूरी इमारत की तलाशी अभी नहीं हो पाई है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का कारण क्या था और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच जारी है। अडानी टोटल गैस और जियो बीपी ने बुधवार को एक समझौते की घोषणा की, जिसके तहत भारत में ऑटो फ्यूल रिटेल के अनुभव को बेहतर बनाया जाएगा। इस साझेदारी के तहत अडानी टोटल गैस के कुछ फ्यूल स्टेशन पर जियो बीपी का हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल और डीजल मिलेगा। वहीं जियो बीपी के कुछ आउटलेट्स पर अडानी टोटल गैस की सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, जो अडानी के अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में होगी। अडानी टोटल गैस देश की अग्रणी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है, जो घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र को प्राकृतिक गैस, सीबीजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग और एलएनजी सेवाएं देती है। जियो बीपी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी का संयुक्त उपक्रम है, जो भारत में ईंधन रिटेलिंग, लो कार्बन विकल्प और आधुनिक सुविधा स्टोर जैसे मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रदान करता है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार यह साझेदारी दोनों कंपनियों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले ईंधन और अनुभव देने की दिशा में एक अहम कदम है। वर्तमान में अडानी टोटल गैस के पास 650 सीएनजी स्टेशन हैं। जियो बीपी के पास 2000 आउटलेट्स का नेटवर्क है। यह रणनीतिक गठजोड़ दोनों कंपनियों के सतत विकास और नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पार्वती नदी भी उफान पर है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच टीबी ने बुधवार को देश के एक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी काजी हबीबुल अव्वाल को राजधानी ढाका के मोग बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 22 जून को पूर्व सीईसी नूरुल हुदा को भी गिरफ्तार किया गया था। हबीबुल अव्वाल बांग्लादेश सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सचिव रहे हैं। उन्होंने 5 सितंबर 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। उनके कार्यकाल में शेख हसीना की आवामी लीग ने 2024 के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। डीबी ने मीडिया को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी, लेकिन अधिक विवरण नहीं दिए। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के चलते
सत्ता से हटाया गया था और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी। नूरुल हुदा को रविवार को एक विशेष मामले में गिरफ्तार किया गया था और अदालत में उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। अंतरिम सरकार ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2026 की पहली छमाही में कराए जाएंगे, संभवतः रमजान से पहले। लंदन में मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा हुई और इसे सौहार्दपूर्ण बताया गया। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में राजनीतिक और चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। सीबीएसई का बड़ा फैसला हुआ है। अगले साल से 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा, पहली बार फरवरी में और दूसरी बार मई में एग्जाम होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को एक्सियम 4 मिशन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब 4 सदस्यीय क्रू का हिस्सा बन गए हैं और यह मिशन आज दोपहर लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जिसमें नया ड्रैगन अंतरिक्ष यान प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष यान का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से डॉकिंग गुरुवार सुबह 7 बजे EDT या भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे निर्धारित है। इस क्रू की कमान नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में एक्सियम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान निदेशक पेगी विटसन के हाथ में है। एक्सियम 4 मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए 4 दशकों बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी का प्रतीक है। यह इन देशों की दूसरी मानव अंतरिक्ष उड़ान है, लेकिन पहली बार तीनों देशों का प्रतिनिधित्व एक साथ ISS पर होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए यह मिशन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिन्होंने 1984 में सोवियत इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ईरान की संसद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA से सहयोग रोक दिया जाएगा। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी और इजरायली हमलों के बाद उठाया गया है। संसद ने IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का बिल पास किया। भविष्य में किसी भी निरीक्षण से पहले ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होगी। यह विधेयक IAEA कैमरों को हटाने, निरीक्षण रोकने और रिपोर्ट देना बंद करने का अधिकार देता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि वह ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर दोबारा निरीक्षण की मांग कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की नातांज, फोर्दो और इस्फहान साइट्स पर हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि ये साइट्स तबाह हो गई हैं, जबकि ईरान ने कहा कि महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही अन्य गुप्त साइट्स पर भेज दी गई थी। पहले ही ईरान ने 70 से 80% यूरेनियम संवर्धन कर लिया है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% के करीब है। अगर IAEA के साथ ईरान का सहयोग खत्म होता है, तो अब उसके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी लगभग नामुमकिन हो जाएगी, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। रूस संग जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन 350 मिसाइलें भेजेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइलों की फंडिंग रूस की जब्त संपत्तियों से प्राप्त होने वाली रकम से की जाएगी। यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमलों से यूक्रेन के नागरिकों को बचाने के लिए उठाया गया है। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दिए जा रहे ये एसराम मिसाइलें हैं, जो पहले लड़ाकू विमानों से हवा में मार करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब ब्रिटिश इंजीनियरों ने इन्हें जमीन से लॉन्च करने लायक बना दिया है। इन्हें रावेन ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए चलाया जाएगा, जिनसे यूक्रेन को पहले ही दिया जा चुका है। जल्द ही ऐसे 5 और रावेन सिस्टम यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 13 हो जाएगी। जानकारी देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है, पुतिन के बर्बर और अवैध युद्ध की कीमत रूस को चुकानी चाहिए, यूक्रेन को नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत ने टेस्ट क्रिकेट के 148 सालों के इतिहास में एक अनचाहा और शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम ने इस मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज बेन डकेट रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में 149 रनों की शानदार पारी खेली। डकेट ने पहली पारी में भी 62 रन बनाए थे। इतिहास में पहली बार 5 शतक, लेकिन फिर भी हार। अजीब बात है, इस मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने 5 शतक जड़े, फिर भी टीम को हार झेलनी पड़ी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीम के 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और वह टीम फिर भी मैच हार गई। इससे पहले 1928-29 में ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में शतक लगाए थे,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस मैच को हार गया था। भारत ने अब इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भारत की ओर से शतकवीरों की सूची इस प्रकार है। पहली पारी यशस्वी जायसवाल 101 रन, शुभमन गिल 147 रन, ऋषभ पंत 134 रन। दूसरी पारी ऋषभ पंत 118 रन, केएल राहुल 137 रन। इंग्लैंड की यह जीत टेस्ट इतिहास में उसका तीसरा सबसे सफल लक्ष्य का पीछा है। भारत के खिलाफ यह इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। इससे पहले 2022 में एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 378 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर यह तीसरा मौका है जब 350 से अधिक रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज किया गया हो। भारत ने इस मैच में दोनों पारियों को मिलाकर कुल 835 रन बनाए, जो कि टेस्ट इतिहास में किसी हारने वाली टीम के द्वारा बनाए गए चौथे सबसे ज्यादा रन हैं। इस सूची में इंग्लैंड पहले, पाकिस्तान दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है।